हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। दिस इज वन मोर वीडियो एंड इसमें हम 10 स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये सो दिस इज गोइंग टू बी अ वीडियो अबाउट लिटरेचर। हाँ, क्योंकि हम जूलीज क्लासरूम है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पे इस क्लासरूम में। एंड इंग्लिश में लिटरेचर ग्रामर दोनों पार्ट्स है। मैंने आपको कह रखा है, मैंने अपने इंग्लिश पढ़ाने को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ग्रामर, लिटरेचर एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी दैट इज एक्चुअल स्पीकिंग, कि आप बोल कैसे सकते हैं। वो तो आपके शॉर्ट्स में वीडियोस जा ही रहे हैं, तो प्लीज चेक आउट आवर शॉर्ट्स। एंड ये हमारा पहला वीडियो होगा लिटरेचर का, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए कि हम लोग लिटरेचर कैसे पढ़ने वाले हैं। बता देती हूँ वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स मैं ग्रामर पढ़ाते हुए कहती हूँ कि वीडियो सब लोगों के लिए है, लिटरेचर में भी ये वीडियो सब लोगों के लिए है। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लिटरेचर डिफाइंड है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स को लिटरेचर की ज्यादा जरूरत होगी। बाकी इंग्लिश बोलने के लिए कभी कभी लिटरेचर की जरूरत, दैट इज बुकिश लिटरेचर की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये वीडियो स्पेशली इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th, क्योंकि उन लोगों को ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, फिगर्स ऑफ स्पीच की अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत जरूरत होगी 9th एंड 10th में। वो लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर पाएंगे पोएम्स के साथ, पोएम के साथ उनका जो हो जाएगा प्रोसेस, प्रोसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली पोएम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th। तो बच्चों पे अटेंशन, एक कॉपी और पेन लेके बैठो, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टार्टिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करना क्यों जरूरी है लिटरेचर में। वेल आपको एक चीज तो पता होगी कि लिटरेचर इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। पोएट्स के लिए, क्योंकि मुझे खुद राइटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कह रही हूँ, पोएट्स के लिए वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए लिटरेचर का इस्तेमाल करते हैं। एंड हाउ आर पोएट्स डिफरेंट, या फिर हाउ आर राइटर्स डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय टॉकिंग टू वन अनदर। वेल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका सिंपल सा आंसर देते हुए, एक पोएट या फिर राइटर की बातें सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा वाह क्या बात है, जन्नत ही जन्नत, जन्नत ही जन्नत। तो बस वही, जब आप नॉर्मली किससे बात कर रहे होते हैं तो उस बात में एक रस नहीं होता, एक ढंग नहीं होता। लेकिन जब पोएट या राइटर कुछ लिख के देते हैं आपको, उस पीस ऑफ राइटिंग में इतना लाइक ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्रेस किया गया होता है, इतनी खूबसूरती होती है उस राइटिंग में। बाकी सारे एनवायरमेंट की चीजों के साथ इतना अच्छे से कनेक्ट किया गया होता है उनके पीस ऑफ राइटिंग में, उनके माइंड को अपने सराउंडिंग के साथ इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट करके, कॉन्ट्रास्ट करके, समटाइम्स कंपैरिजन करके इतना सुंदर तरह से एक्सप्रेस किया गया होता है कि आपको वो राइटिंग अच्छी लगने लगती है। कभी कभी लोगों को तो राइटिंग से भी प्यार हो जाता है। मुझे भी राइटिंग से प्यार है, मुझे भी कुछ बहुत फेवरेट फेवरेट राइटिंग्स है, रोज भी पढ़ूं तो कभी बोर नहीं लगता। तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि जब लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं, लिटरेचर का मजा होता है ना, वो उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग में है। एग्जैक्टली दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग इज योर फिगर्स ऑफ स्पीच। आप किस तरह से एक चीज को लिख रहे हो, लिखने का एक तरीका, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ तरीके को आप डिफरेंट डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच कहोगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राइटिंग कैसे किया जाता है। वो जो लोग लिखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि राइटर्स वगैरह बनना चाहते हैं आगे जाके बच्चे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि सीखो कि तुम लिखोगे कैसे। एंड जो बच्चे बस पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम देना है, एक आता है ना पोएटिक डिवाइस क्या होता है, लिटरेरी डिवाइस क्या है, यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में आज तुम जानने वाले हो, आज आप लोग जानने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज पे अटेंशन और कॉपी पेन पकड़ के बैठो, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें मजा बहुत आने वाला है, लेट मी टेल यू दैट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स। तो अभी देखते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है। A figure of speech is a literary device where language is used in a non-literal, imaginative way to enhance expression and evoke emotions। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? डिवाइस का मतलब तो पता ही होगा, ऐसा कुछ सामान, कोई गैजेट जो आपको यूजफुल हो, जो आप यूज कर रहे हो, वो आपके लिए डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कोई सामान हो, गैजेट। तो अ फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज एक ऐसा गैजेट या फिर एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज जो आपको हेल्प हो रही है लिटरेचर में, लिखते वक्त या फिर पढ़ते वक्त, लिखते वक्त या फिर पढ़ते वक्त। तो वो आपको सिंस लिटरेरी डिवाइस नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच इज अ लिटरेरी डिवाइस। यहाँ पे भी आपका फुल मीनिंग कन्वे हो रहा है, बट फिर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे कॉमा कर देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं डाल, कॉमा कर देंगे। where language is used in a non-literal, imaginative way to enhance expression and evoke emotions। यहाँ पे क्या लिखा गया? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे नॉन लिटरल चीजें बोली गई हैं।
दैट इज लिटरेरी डिवाइस में एक लैंग्वेज में नॉन लिटरल चीजें बोली गई। लिटरल चीजें क्या होती है? जो एक्चुअल होती है। लिटरल क्या होता है? आप लोग का एक फेमस वर्ड रहेगा, फेमस वर्ड कहा जा सकता है क्योंकि सारे बच्चे यूज कर देते हैं, ओ माय गॉड लिटरली। तो लिटरली दैट मींस एक्चुअली। समथिंग अगर लिटरल है, समथिंग इज लिटरल, इट इज एक्चुअल, वो रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लिटरल का मतलब है कि वो एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है, हम बस बोल रहे हैं। बोल कैसे रहे हैं? इमेजिनेटिव वे में। जैसे आप यूनिकॉर्न, आप बोलोगे हॉर्स इज अ लिटरल थिंग, बट यूनिकॉर्न इज नॉट अ लिटरल थिंग, ठीक है। इट्स नॉट अ लिटरल कॉन्सेप्ट, यूनिकॉर्न एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, ओरिजिनल नहीं, एक्चुअली रियल और एक्चुअल चीज या फिर हमारे इमेजिनेशन के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को दर्शाते हुए आप यूज करोगे लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो एनहांस कहता है वो एक्सप्रेशन को ना। हॉर्स आप बोलने से आपको बहुत नॉर्मल फील होता होगा, बट अगर आप यूनिकॉर्न बोलोगे तो आपको कुछ मैजिकल सा फील होगा, जैसे आपके इमेजिनेशन में कुछ ब्यूटीफुल सा है, आपको उससे फ्रीडम की फीलिंग आ सकती है, मे बी उस यूनिकॉर्न से ब्यूटी की फीलिंग आ सकती है, उस यूनिकॉर्न से हैप्पीनेस की फीलिंग आ सकती है। यूनिकॉर्न का आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि यूनिकॉर्न में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो दैट कुड सिंप्लीफाई योर फीलिंग्स। और उसको सिंप्लीफाई करने से आप कह सकते हो कि यूनिकॉर्न और हॉर्स में ये डिफरेंस है कि हॉर्स आपको बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल सा लगता है, लेकिन यूनिकॉर्न के अगर आप बारे में बात कर रहे हो, अगर आप इफ यू वांट टू ओन अ हॉर्स देन यू आर अ लिटरल पर्सन, इफ यू वांट टू ओन अ यूनिकॉर्न देन तुम एक थोड़े इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पर्सन हो, थोड़े से फन लविंग काइंड ऑफ पर्सन हो, जो तुम्हारे पर्सनालिटी में दर्शा रहा है कि तुम कैसे टाइप का पेट ओन करना चाहते हो। वो भी क्यों? बिकॉज वो तुम्हारी एक लिटरल चीज हॉर्स, तुम्हारी इमेजिनेटिव चीज यूनिकॉर्न के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि तुम कैसे काइंड ऑफ इंसान हो, एंड उससे तुम्हारे इमोशंस के बारे में पता चल रहा है। इमोशंस इन द सेंस कि अगर तुम एक यूनिकॉर्न के बारे में सोच रहे हो देन यू मस्ट बी अ हैप्पी चीयरफुल काइंड ऑफ पर्सन, तो वहां पे तुम्हारे इमोशंस का भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है, ठीक है। तो आपके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो बेसिकली यूज होते हैं नॉन लिटरल जगहों में। एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि नॉन लिटरल जगहों में यूज होता है, तुम्हारे इमेजिनेटिव पावर को दर्शाता है, एनहांस करता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को। तुम जो भी बताना चाहते हो, दर्शाना चाहते हो, वो एक्सप्रेस हो जाएगा, एनहांस होकर एक्सप्रेस हो जाएगा, एंड इमोशंस को इवोक करेगा, दैट मींस इमोशंस को जगाएगा। रीडर्स भी जब पढ़ रहे होंगे ना, तुम एक यूनिकॉर्न के बारे में लिख रहे हो, तो उनका इमोशन सडनली जागने लगेगा कि हाँ आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग चीयरफुल, बहुत लाइवली फील हो रहा है। दैट इज अ पोएटिक डिवाइस। अब मैंने एग्जांपल समझा दिया है। अब पोएटिक डिवाइसेस के टाइप्स देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो ये है बोर्ड, मैं दिखा देती हूँ, एक बार ये बोर्ड है। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि आज मेरी राइटिंग आड़ी टेढ़ी से अच्छी मिच्छी कैसे हो गई है, क्योंकि आज मेरे साथ एक हादसा हो गया है। एक्चुअली मेरे साथ नहीं, मम्मी के साथ एक हादसा हो गया है। उन्होंने अपनी सोने की रिंग रखी हुई थी गाइस, वो सोने की रिंग एक्चुअली हाउस हेल्प केम टू हेल्प इज ऑब्वियसली अराउंड द हाउस। उन्होंने अपना डस्टिंग वस्टिंग काम वाम किया, फिर वो चली गई, और जब से वो चली गई तब से वो सोने की रिंग गायब है। मम्मी जरा सा दुखी बैठी हुई है, एंड उनका दुख देख के मेरे एडिटर और मैं दोनों मम्मी को समझाने का ट्राई कर चुके हैं, कोई बात नहीं, मिल जाएगी रिंग, या शायद कभी ना मिले। कोई बात नहीं, दुखी मत हो। तो मम्मी बस इस चीज की वजह से दुखी बैठी है, तो मेरी राइटिंग भी आड़ी तिरछी हो गई है। अभी देखते हैं फिर, बैक टू द सब्जेक्ट। नाउ सिमिली, इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं SIMILE, सिमिली, ठीक है। स्माइल मत बोल देना, ये स्माइल का स्पेलिंग है भी नहीं। क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये जब हम लोग ना 6th क्लास में थे तब हमारे लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, 6th 7th क्लास में। तो इसको काफी सारे बच्चों ने कह दिया था स्माइल, मत कहना, स्माइल नहीं है वो, सिमिली है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सिमिली का मतलब पहले देख लेते हैं। हमारा क्या है ना, बुकिश डेफिनेशन देखेंगे पहले, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। नाउ involves the comparison of one thing with another thing of a different kind using as or like. It is used to make a description more emphatic or vivid, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिमिली का क्या मतलब है? एक ऐसा कंपैरिजन होगा सिमिली में दो चीजों के बीच में, जो कि दोनों को दोनों अलग अलग टाइप की चीजें रहेंगी। उन लोगों के बीच में एक ऐसा कंपैरिजन होगा जहाँ पे एज नहीं तो लाइक इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उस डिस्क्रिप्शन को मोर एम्फेटिक और विविड बना सके। साधारण भाषा में कहें तो एक ऐसा कंपैरिजन होगा दो अलग अलग टाइप की चीजों के बीच में, जहाँ पे एज या फिर लाइक जैसे यू वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो आपका कंपैरिजन क्यों होगा? ताकि वो उस डिस्क्रिप्शन को, उस चीज को डिस्क्राइब कर सके, और उस डिस्क्रिप्शन को मोर क्लियर, मोर फुल ऑफ इमोशंस, मोर विविड, मोर प्रिसाइज बना सके, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा सिमिली।
अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है। एक्चुअली सिमिली आपकी डेली लाइफ में आपने भी बहुत सुन रखा होगा, एंड ये तो 6-7 क्लास के लिटरेचर में भी है, तो फिर 6-7 के बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे। आप लोग तो अभी 9-10th में जा रहे हो, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़े तो हो ही गए हो, रिलेट तो कर ही पाओगे। एक नॉर्मल वाला दे दिया है मैंने और एक पोइट्री वाला दे दिया है, ठीक है। पोइट्री पढ़ो, पोइट्री पढ़ने से क्या होता है ना, मन को शांति मिलती है, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है, एनवायरमेंट के बारे में जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ दिस इज अ फ्लावर, दिस इज जस्ट अ फ्लावर। तुम सोचोगे कि ओ माय गॉड मैंने एक पोएम पढ़ा एक फ्लावर के बारे में, एंड कैन अ फ्लावर लिटरली मीन सो मच, क्योंकि उस फ्लावर को उतने डिफरेंट डिफरेंट चीजों से उतने डिफरेंट डिफरेंट तरह से कंपेयर किया गया होगा। लेट्स सी, एज ब्रेव एज अ लायन। अब तुमने सुना ही होगा, तुम्हारी क्लास का अगर कोई ऐसा बच्चा है, जब मैं टीचर हूँ तो मैं क्लास के बारे में बोलूंगी ना, तुम्हारी क्लास का ऐसा कोई बच्चा है जो कि गुंडा टाइप का है, हर किसी को पीटने निकल जाता है, तो फिर आप क्या कहोगे, एज ब्रेव एज अ लायन। हाँ, अगर मार के सक्सेसफुली आ रहा है तो, अगर खुद पिट के आ गया तो फिर उसकी बेइज्जती तुम बेइज्जती करोगे, वो अलग। तो एज ब्रेव एज अ लायन, तो वहां पे आपने ये वाला चीज बहुत बार सुन रखा होगा, मे बी टीवी सीरियल्स में, टेलीविजन में, दैट इज हम आपके वेब सीरीज हो जाएंगे, चलो ठीक है लेट्स एडमिट इट, आप लोग देखते हो, तो अगर आपके वेब सीरीज वगैरह हो जाएंगे, आपने सुना होगा वहां पे नेटिव स्पीकर्स एज ब्रेव एज अ लायन बहुत यूज करते हैं, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। तो एज ब्रेव एज अ लायन, एज ब्रेव एज अ लायन का मतलब क्या है, यहाँ पे एज का यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए एक इंसान को एक लायन के साथ। नाउ लायन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है बहादुर होना, ठीक है, तभी तो वो जंगल का राज है। तो फिर उस इंसान को क्या कहा गया है, तुम भी बहादुर हो, किसकी तरह बहादुर हो, तुम लायन की तरह बहादुर हो। लायन से कंपेयर किया गया है, लायन के कैरेक्टरिस्टिक और इंसान के कैरेक्टरिस्टिक को लेके एज का इस्तेमाल करके, और लायन और इंसान दो अलग अलग काइंड के प्राणी हैं, ठीक है। हो गया, आपका पूरा सिमिली बन गया। अब नेक्स्ट है एक पोएम का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। ये पोएम है अ रेड रेड रोज, अ रेड रेड रोज इस पोएम का नाम है। वहां से एक एक्सट्रैक्ट है ये, माय लव इज लाइक अ रेड रोज। ठीक है ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था आधे वीडियो के बीच में से आप सबका ध्यान उड़ने वाला है, तो फिर ये वाला एग्जांपल लेके जरा ध्यान बना ले। माय लव इज लाइक अ रेड रोज। नाउ रेड रोज क्या है, मैंने कहा था ना अभी फूल के बारे में। क्यों दिया जाता है लाल गुलाब अपने प्रेमिकों को, आशिकों को? क्यों दिया जाता है, क्योंकि लाल गुलाब बहुत सुंदर होता है, इतना ही है, इसके आगे डिस्कस नहीं करना। तो माई लव इज लाइक अ रेड रोज, बहुत सुंदर है रेड रोज, बहुत सुंदर होता है रेड रोज नॉर्मली। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मेरा प्यार उस लाल गुलाब की तरह है, बहुत सुंदर है, बहुत लाइवली है। वही कह रहे हैं कि वो कि उस लाल गुलाब की जो ब्यूटी है, मेरे प्यार की भी वही ब्यूटी है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना प्योर है, उतना सुंदर है। फील इट, फील करो पोएम को, ओके, फील करो पोएम को। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन बनाया गया है लाल गुलाब और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज प्यार, लव, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉट जस्ट टू लिविंग पर्सन्स, ओके, इवन नॉन लिविंग थिंग्स। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक फीलिंग, प्यार जैसी फीलिंग को लेके उन्होंने एक रोज जैसे थिंग के साथ कंपेयर किया है, विच इज अ लिविंग थिंग, राइट, क्योंकि प्लांट है वो। तो ये आपका जो हो जाएगा लव एंड रेड रोज, टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीजें हैं, टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीजों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी सुंदरता को लेके लाइक जैसे वर्ड का इस्तेमाल करके, तो ये आपका हो जाएगा सिमिली। बस, सिमिली आइडेंटिफाई कर लिया आपने। सी, लुक एट द ब्यूटी। अगर आपको पूरा पोएम पढ़ना है तो इट्स अ रेड रेड रोज, पूरा पोएम भी पढ़ सकते हो। इजीली खत्म हो गया हमारा फर्स्ट वाला सिमिली। अब पढ़ेंगे मेटाफोर। मेटाफोर पढ़ लेते हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं पोएटिक डिवाइसेस, बहुत सारे टाइप के होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, हम वो सब कवर करने वाले हैं। फर्स्ट तो हम ये दो कवर करेंगे बिकॉज ये सबसे कॉमन है और ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, 6-7 के बच्चों को भी, इसलिए पहले हम ये कवर करेंगे, जाना इंपॉर्टेंट है, रोज रोज यूज होता है, आप बस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मेटाफोर, ना मेटाफोर क्या होता है, सिमिली के कॉन्ट्रास्टिंग चीज होती है मेटाफोर। सीधे सीधे कह देते हैं, सिमिली की कॉन्ट्रास्टिंग चीज होती है मेटाफोर। सिमिली जिस तरह से कंपेयर करता है, मेटाफोर उस तरह से कंपेयर नहीं करता है, बट मेटाफोर भी कंपेयर ही करता है ना, उसका कंपैरिजन थोड़ा तगड़ा वाला होता है। एक दोस्त होता है ना, वो कहता है हाँ भाई लगता तो है ऐसा, 80-80% लगता है ना, 80-80% वाला दोस्त है सिमिली। एंड एक और दोस्त होता है आपका, भाई वो तुझसे पक्का प्यार करती है, 100% पता है मेरे को, पता है मेरे को बस, हाँ बस, वो वाला है मेटाफोर, ठीक है। मेटाफोर क्या है, वो अपनी चीजों को इतने सख्ती से, इतना फोर्सेबली बोल देते हैं कि जो है यही है ऐसा, ऐसा है बस, मत पूछो क्यों, ऐसा है,
सिमिली कहता है कि हाँ ऐसा है, इसका क्या है, ऐसा ही है, तो दैट्स द डिफरेंस। ये कॉन्ट्रास्टिंग है उन दोनों के बीच में। नाउ ये एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Describes a subject by referring to something else that has similar characteristics, effectively stating that one thing is something else. हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एज अ डेफिनेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। Describes a subject by referring to something else, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट को ना किसी और चीज से रिफर करके समझाता है जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सपोज से आपका एक एग्जांपल देख लेंगे, बट बता देती हूँ। आपका एक सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, वो सब्जेक्ट नंबर 2 की तरह है, तो उसे रिफर करके बताता है कि सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है। और नाउ ये जो तरह ही है, ये हम लोग एज या फिर लाइक जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके नहीं करते हैं। ये डायरेक्ट स्टेट करता है कि ये सब्जेक्ट नंबर 1 इनफैक्ट सब्जेक्ट नंबर 2 ही तो है, दैट्स इट। तरह ही है को ये बना देता है सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 ही तो है, तो ये आपका हो जाएगा effectively stating that one thing is something else। इसका मतलब यही है कि सब्जेक्ट नंबर 1 है सब्जेक्ट नंबर 2। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या है ना, कंपैरिजन लाइक नहीं तो एज जैसे वर्ड्स के साथ हो रहा था, यहाँ पे आपका डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब यहाँ पे बता ही दिया जा रहा है कि ये चीज ये दूसरी चीज ही है। इसमें कंपेयर कर रहा था, एक चीज जैसी है, एक चीज दूसरी चीज जैसी है, वन इज लाइक अनदर, यहाँ पे कह रहा है वन इज अनदर, दैट इज द डिफरेंस। आप लोग कंपेयर करने में डिफिकल्ट फील कर रहे हैं, सिमिली एंड मेटाफोर के बीच में डिफरेंसेस निकालने में डिफिकल्ट फील कर रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस। तो एग्जांपल्स अभी देखते हैं। The world is a stage, बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये। The world is a stage। Now the world is a stage का मतलब क्या है? स्टेज क्या होता है? एक थियोरेटिकल स्टेज होता है ना। तो आपका जो थिएटर है, वो थिएटर में क्या है, थिएटर में लोग जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने परफॉर्मेंसेस देते हैं, किस बेसिस पे, उनकी स्क्रिप्ट के बेसिस पे, जो उनका जो कुछ एक रहेगा प्ले टाइप का, उसके बेसिस पे वो लोग एक देंगे आपको परफॉर्मेंस। तो वर्ल्ड इज अ स्टेज कहने का मतलब क्या है? ये दुनिया एक स्टेज है। दुनिया एक स्टेज का ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक स्टेज है, दुनिया पे लोग रह रहे हैं, तो लोगों का क्या है, लोग कैरेक्टर है, स्टेज के ऊपर के लोग तो कैरेक्टर्स होते हैं ना, परफॉर्मर्स होते हैं। तो दुनिया में जो इतने सारे लोग हैं, वो लोग एक स्टेज में है, वो स्टेज में है तो वो सारे के सारे परफॉर्मर है, क्योंकि दुनिया ही स्टेज है। एंड वो परफॉर्मर क्या है, उन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट रोल है, सबका अपना अपना काम है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो तुम भी अपना काम अच्छे से करो, अच्छे से परफॉर्म करो। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सिंपल चीज बताई जा रही है कि दुनिया में सब अपना अपना रोल निभाने आए हैं, सब अपना अपना काम करने आए हैं, तुम भी अपना काम करो। तो यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ल्ड विच इज entirely a different thing and a stage which is entirely another different thing, उन दोनों चीजों को कंपेयर करके कहा गया है कि वर्ल्ड एक स्टेज ही है, एक स्टेज जैसा है भी नहीं, वर्ल्ड एक स्टेज ही है। क्योंकि ये बात उतनी सच है कि दुनिया में सबको अपना अपना काम करना होता है और तुम भी अपना काम करो। तो इसका मतलब क्योंकि इतना तगड़ा है, क्योंकि ये मतलब ही इसका इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया है मेटाफोर के द्वारा ही कि ये वर्ल्ड एक स्टेज ही तो है, क्योंकि उसका जो फैक्ट है वो सच है। तो ये द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है द वर्ल्ड एंड स्टेज के बीच में कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन बताने के लिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लाइक या फिर एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये आपका हो जाएगा मेटाफोर। मेटाफोर। एंड एक और देखते हैं। Her smile was a sunrise। Her smile was a sunrise। आपने किसी के बारे में तो सोचा होगा, किसी की मुस्कुराहट आपको इतनी खुशी देती है, मे नॉट बी वैसा टाइप का कुछ, अरे मत सोचो। अगर आपने एक बच्चे की हेल्प कर दी है, सपोज से एक बच्चा है सड़क पे भूखा बैठा है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, आप लोग मेले वेले तो जाते होंगे ना, तो अगर आप किसी मेले वेले में गए हो, बच्चे एक हैं, एक नहीं बहुत सारे बच्चे होंगे शायद से, बट आपने एक बच्चे को खाना खिला दिया, उस बच्चे को आपको खाना खिला के जो खुशी मिलती है, सपोज से वो बच्ची लड़की है, छोटी बच्ची है, आपने उसे खाना खिलाया, आपको जो खुशी मिलती है उसकी हंसी देख के, तो आप क्या बोलोगे, स्माइल वाज अ सनराइज। आपको बहुत अच्छा लगा। इसे सनराइज का क्या मतलब है, इसमें सनराइज वाला क्या है, उसकी हंसी में सनराइज वाला क्या है? जब आप एक चीज को फील करने लगते हो तो आप उस चीज को डिफरेंट चीजों के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तभी तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजों के साथ कंपेयर करोगे ना। तो यहाँ पे सनराइज की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सनराइज देखने से आपको कैसा लगता है?
हैप्पी फील होता है, चीयरफुल फील होता है, लाइवली फील होता है। सनराइज से आपको अपने अंदर जान भर रही है जैसा फील होता है। एक अंधेरी रात के बाद वाला सनराइज होप लेके आता है। वो सारी जो चीजें होती है आपका इनर सेटिस्फैक्शन दर्शाती हैं सनराइज, वो यहाँ पे उसके स्माइल के साथ कंपेयर की गई है कि आपने उसकी मदद की तो उसकी जो स्माइल आपको इतनी अच्छी लगी, जो आपके अंदर के एक होप, एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक खुशी को दर्शा रहा है। उसकी स्माइल कितनी ब्यूटीफुल है, इसे कितना अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है, उस सनराइज के साथ कंपेयर करना, उसके स्माइल को उस सनराइज के साथ कंपेयर करना आपको ये सारी मीनिंग्स दर्शा रहा है। दिस इज वेयर मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे वॉज की मदद से कंपेयर किया गया है उसकी स्माइल को एंड सनराइज को। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेटाफोर्स। मेटाफोर में क्या बताया गया है, आपको अंदर से सेटिस्फाइड फील हो रहा है फॉर श्योर अगर आप किसी की मदद करोगे। करते हो कि नहीं करते हो? करना चाहिए, दूसरों की मदद करो, वो अच्छी बात है, जितना आपसे बन पा रहा है उतनी मदद करो। तो वो जो आपका अंदर का सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन ट्रू है किसी को मदद करने से, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि इंसानों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करने से जो अंदर का सेटिस्फेक्शन होता है, अंदर की जो खुशी होती है वो सच होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है हर स्माइल वाज अ सनराइज। या फिर आपने जो पहला सिनेरियो सोचा था कि आप किसी की खुशी के बारे में सोच रहे हो, किसी हंसी के बारे में सोच रहे हो, अच्छा लगता है बस, वो भी हो सकता है, बट मैंने आपको एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दिया एक सिनेरियो के साथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। क्योंकि आपका आज पहला वीडियो था क्लास 9 एंड 10 के लिए, पहला वीडियो था पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच, इसलिए मैंने इस चीज को छोटा रखा है, शॉर्ट रखा है। 6 एंड 7 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सिमिली एंड मेटाफोर को ही मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले जो आपके वीडियोस रहेंगे, जो कि फिर से फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ही रहेंगे, उसमें मैं आपको और भी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। ये तो कुछ बेसिक वाले हो गए। आपको सिमिली एंड मेटाफोर के बीच का कभी कभी डिफरेंस पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, तो यहाँ पे मैंने वो भी क्लैरिफाई कर दिया है। सिमिली सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में सिमिलैरिटीज बताता है, कहता है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 जैसा है। मेटाफोर बोलता है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ही है, इतना सिमिलर है दोनों। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फॉर क्लास 9 एंड 10 मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, एंड हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटना अच्छी बात है। स्प्रेड द नॉलेज, शेयर द नॉलेज। थैंक यू सो मच।